अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम इसके लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड दीज आर 7.8 एंड 7.9। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया पाई जाती हैं कि जिन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कभी उनकी शेप में चेंज आ रहा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके वॉल्यूम में चेंज आएगा या उनकी लेंथ में चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप रबर बैंड को अपनी फिंगर्स या थंब की मदद से स्ट्रेच करें तो आप देखेंगे उसकी लेंथ में चेंज आएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर एयर फिल बैलून को आप एक साइड से प्रेस करें तो आप देखेंगे कि उसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ गई है, वो एक साइड से दब गया है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने पे। बिल्कुल इसी तरह अगर स्प्रिंग को देखा जाए तो स्प्रिंग को भी जब हम स्ट्रेच करते हैं अपने दोनों हाथों की मदद से, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। तो ये फोर्स है जिसको जो कि चेंज लाती है किसी बॉडी की शेप में, किसी की बॉडी की लेंथ या वॉल्यूम। ठीक है, ये नहीं, किसी बॉडी में जब हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी बॉडी शेप या वॉल्यूम में चेंज आया और जिस अप्लाइड फोर्स की वजह से है उसको हमने नाम दे दिया डिफॉर्मिंग फोर्स का। ठीक है, डिफॉर्म मीन बिगाड़, ठीक है, या डिस्टॉर्ट चीज़, उसकी चेंज आ गया ना। आगे टर्म है इलास्टिसिटी। अब बॉडीज़ की अपनी एबिलिटी है कि जब उन पर फोर्स अप्लाई की जाए तो उनकी शेप में चेंज आ जाता है, लेकिन जैसे आप उस फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो बॉडी की इस एबिलिटी या इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी क्या है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि जब हम बॉडी पर से फोर्स को हटा दें तो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। जिस तरह अगर रबर बैंड को देखें तो एक ख़ास पोजीशन पे या एक ख़ास उसकी शेप थी, ख़ास उसकी लेंथ थी रबर बैंड की। जैसे आपने उसको स्ट्रेच किया, उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेकिन फिर अब जैसे उसको छोड़ेंगे तो थोड़ी देर के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटा देते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो एक्चुअली ये दो रबर बैंड और स्प्रिंग के इलास्टिक मटेरियल है, इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसके बाद आगे टर्म है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो किसी बॉडी के एरिया पे आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस के यूनिट को देखें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस का। लेकिन स्ट्रेस को हम पास्कल नहीं कह सकते। हमने प्रेशर की जब बात की थी तो प्रेशर का भी यही यूनिट निकला था और हमने इसको पास्कल का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम पास्कल नहीं कह सकते। पास्कल हमने प्रेशर के यूनिट को कहा था और वो लिक्विड और गैसेस पे के लिए है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में हम फोर्स पर यूनिट एरिया को या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है इसको पास्कल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में चेंज आ रहा है, वो चेंज में भी उसके लेंथ में हो। ठीक है, आइदर उसकी लेंथ में चेंज आ रहा हो, आइदर उसके वॉल्यूम में या फिर उसकी शेप में, यानी किसी ना किसी तरह बॉडी में चेंज आएगा। तो वो जो चेंज है, वो जो बिगाड़ आएगा, चाहे वो बॉडी की लेंथ में आए, बॉडी की वॉल्यूम में आए या बॉडी की शेप में आए, तो उसको हम नाम देते हैं किसका? स्ट्रेन का। इसका स्ट्रेन का। स्ट्रेन एक्चुअली क्या है? वो बिगाड़ है या वो चेंज है जो कि फोर्स अप्लाई करने पे या स्ट्रेस अप्लाई करने पे बॉडी में आया है। इसी बात को मज़ीद समझ लेते हैं। कुशन आपने देखे होगी क्यूबिक शेप के बने हुए होते हैं फोमिंग मटेरियल की, तो उसको जैसे आप दबाते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो एक्चुअली वो तमाम जो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज एक्चुअली उसमें उसके वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, वोलूमेट्रिक चेंज होगा। अब आगे जो टर्म है वो है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें किसी बॉडी पे
और उस बॉडी के लेंथ में चेंज आए, ठीक है, बॉडी के लेंथ में चेंज आए तो उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन का, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन का। जिस तरह स्प्रिंग या रबर बैंड पे जब लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है ना, दोनों की लेंथ में चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज आ रहा है उसको हमने क्या नाम दिया, टेंसाइल स्ट्रेन का। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, कि जितना लेंथ में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी ऑब्जेक्ट की और फिर बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ में कितना चेंज आया है। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है, ठीक है। देखिए ऊपर भी क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, नीचे भी हम लेंथ ही ले रहे हैं तो उसका यूनिट मीटर है, तो जो मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, ठीक है, यानी सेम क्वांटिटीज़ आ रही है ना। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो ऊपर नीचे लेंथ्स आएंगी, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का यूनिट लेंगे वो मीटर क्यूब होगा, जब ऊपर भी मीटर क्यूब है और फ्रैक्शन के नीचे भी डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो कोई यूनिट नहीं बनेगा, ठीक है। इसी बात को मैं आपको यहाँ पे लेके समझा देती हूँ कि यूनिट, ठीक है, चेन इन लेंथ, तो लेंथ के अगर साथ पे यूनिट को देखा जाए तो क्या आएगा, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और फ्रैक्शन के नीचे देखा जाए तो ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ ही है ना, तो लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, ठीक है। अब फ्रैक्शन के ऊपर ही मीटर है नीचे भी मीटर है तो दोनों सिमिलर टर्म्स है ऊपर नीचे, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई यूनिट नहीं है क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ है। अभी हमें इलास्टिक ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी से रिलेटेड पढ़ा था, तो यहाँ पे मज़ीद उसको अगर देखें तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन पे कि उसको किसी स्टैंड के साथ बांध दिया, दूसरे उसके सिरे को के साथ किसी मैस को अटैच करवा दिया। अब ओरिजिनल अगर आप केस ये सपोज करें कि अभी तक हमने जस्ट उस स्प्रिंग के एक सिरे को स्टैंड के साथ बांधा, दूसरे सिरे के साथ हमने मैस को अटैच नहीं करवाया, ठीक है, तो स्प्रिंग एक कंप्रेशन स्टेट में होगा, ठीक है, अपनी एक ओरिजिनल स्टेट में होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ कोई भी मैस अटैच करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ थी बिफोर अटैचिंग द मैस टू इट, कि जब तक हमने स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच नहीं करवाया था तो उसकी कुछ ये लेंथ थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैस अटैच करवाया तो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। फिर मैस को हम रिमूव करवाएंगे इसको तो स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो हुक्स लॉ है तो वो हमें ये बता रहा है कि जितना फोर्स और जितना स्ट्रेस आप किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं इतना ही चेंज आता है उस बॉडी की लेंथ में, वॉल्यूम में या उसकी शेप में, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि किसी बॉडी पे आप जितनी फोर्स से जितनी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी में इतनी स्ट्रेन इतनी बिगाड़ पैदा होगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग ही की मिसाल को लें या आप रबर बैंड की मिसाल को लें तो आप जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे रबर बैंड पे तो इतनी ज़्यादा उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगा, उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या बता रहा है कि स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन विद इन दी इलास्टिक लिमिट, ठीक है, लेकिन कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट है जिसको हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का, कि एक लिमिट के अंदर जब बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में जो बिगाड़ पैदा होगा, या बॉडी की शेप या चेंज पैदा होगा, चाहे उसकी लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो या उसकी शेप में हो, चेंज पैदा होगा और जैसे फोर्स को अप्लाई करेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, लेकिन एक ख़ास लिमिट है। ऐसा नहीं है कि फोर्स की मिकदार बढ़ती जाए और उसमें बिगाड़ पैदा हो गया फिर आप उसको रिमूव करें तो दोबारा बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, नहीं, एक लिमिट है। जिस तरह हम लोगों के मुल्क की बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, हम उनको वायलेट नहीं कर सकते। या उसको समझने के लिए सिंपल सी मिसाल ले लेंगे कि जग लेंगे, गिलास की मिसाल लेंगे तो गिलास में की अपनी एक कैपेसिटी, एक लिमिट है कि उसमें एक ख़ास हद तक पानी आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ते जाए तो सारा का सारा पानी अपने अंदर महफूज कर लेगा, नहीं, एक ख़ास लिमिट है कि उस लिमिट तक गिलास में पानी रहेगा। जब एक्स्ट्रा पानी उसमें डालेंगे उस लिमिट से ज़्यादा तो पानी क्या होगा कि पानी बह जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हुक्स लॉ की हर बॉडी की एक लिमिट है कि उस पर जो फोर्स अप्लाई की जाए उसके मुताबिक उसमें बिगाड़ पैदा।
जी, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हुक्सला में ये बता रहा है कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे इतनी ही बॉडी की चेंज, उसमें इतना चेंज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है उसका। तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज किया जाए तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने वो कांस्टेंट फाइंड करना है, तो स्ट्रेन को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो स्ट्रेस पे डिवाइड होगा, ठीक है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगी, और हर ऑब्जेक्ट के लिए उस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक लिमिट होगी कि उस पर कितनी, उस लिमिट तक उसमें अगर उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसमें चेंज आएगी, ठीक है। जैसे उस फोर्स को हटाएंगे तो वो अपनी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। जिस तरह स्प्रिंग की अपनी एक लिमिट है, ठीक है। इसी तरह अगर इस तरह करें कि स्प्रिंग को हथौड़े की मदद से उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो उसमें तो जो बिगाड़ आएगा वो क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली वो उसकी जो शेप है, जो उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि ये वो लिमिट है कि जिस लिमिट में बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो बॉडी में चेंज आएगा, चाहे चेंज उसकी लेंथ के अलाउंग हो, चाहे वो उसके वॉल्यूम में चेंज हो या शेप में चेंज हो, ठीक है। और जैसे उस फोर्स को, स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं किसी बॉडी पे तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में जो चेंज आएगा वो परमानेंट चेंज आएगा, दोबारा बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सकेगी। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उस पर फोर्स अप्लाई की गई, उसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी फोर्सेस उस पर अप्लाई की गई, फिर देखा गया कि बॉडी के अंदर कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, कितने उसके में चेंज प्रोड्यूस होगा। तो दोनों की तरफ हम जब फोर्स यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ जब ग्राफ बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, उस लॉ को भी किया, लेकिन एक लिमिट तक। तो जैसे उस लिमिट से एक्सीड कर गई फोर्स, तो फिर क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट फिर टूट जाती है। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो प्रोपोर्शन है किसकी, स्ट्रेन की। जैसे 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 आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे इतनी उसमें बॉडी में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, बॉडी में चेंज प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक लिमिट तक है ये बात। एक फोर्स की भी एक लिमिट है। अगर अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स की लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो टूट जाता है, उसमें जो बिगाड़ पैदा होता है वो परमानेंट बिगाड़ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हुक्सला हमें बता रहे हैं। जी, तो हमने देखना है यंग मॉड्यूलस से लिखा, तो यंग मॉड्यूलस एक्चुअली रेशो है किसकी, स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन की, ठीक है। स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन को किसी कांस्टेंट की इक्वल कहा गया है, और वो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है, यंग मॉड्यूलस का, उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे इनके यूनिट को देखा जाए, इनका यूनिट बनेगा, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेंसाइल स्ट्रेन का हमने पढ़ा था कि कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसको बाद में भी देख लेते हैं कि इसका क्यों यूनिट जो है वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हालांकि टेंसाइल स्ट्रेन का भी होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने सपोज करें कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L नॉट है। जैसे हमने फोर्स अप्लाई की तो रॉड की लेंथ में कोई चेंज पैदा होगा, और टोटल जो रॉड की लेंथ हो जाएगी वो L नॉट हो जाएगी। तो हमने चेन को फाइंड आउट करना है, तो चेन को हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा L से, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो रॉड की लेंथ में चेंज आया वो डेल्टा L है, टोटल लेंथ उसकी L है, और जो ओरिजिनल लेंथ थी बिफोर अप्लाइंग द फोर्स वो L नॉट थी। तो डेल्टा L किसके बराबर होगा, हमने इतना पोर्शन फाइंड करना, तो किसके बराबर होगा, इस पूरी लेंथ में से आप L नॉट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो डेल्टा L के बराबर आएगी, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल ऐसी है कि अगर इस पूरी रॉड की लेंथ को हमें बताया गया है कि 100 मीटर है, सपोज कर लिया, और इतना जो पोर्शन है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, वो 70 मीटर थी, ठीक है। तो फिर हमने अगर फाइंड करना है कि कितना चेंज आया है रॉड की लेंथ में, तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो 30 मीटर आएगी वो चेंज आएगा उसकी लेंथ में। तो हमने यंग मॉड्यूलस को फाइंड करना है, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस का क्या फार्मूला है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन।
स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी कि जितना चेंज आया लेंथ में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जितना चेंज आया लेंथ में, चेंज को कैसे फाइंड किया, एल में से एल नॉट को माइनस करके, और जो ओरिजिनल लेंथ थी। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो है आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे आपने पुट करनी है, तो आप वैल्यू पुट करोगे और आगे से और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जस्ट हमने वैल्यू पुट की, तो ठीक है, स्ट्रेस की जगह वैल्यू पुट की F/A, और स्ट्रेन की टेंसाइल स्ट्रेन की जगह हमने del R by L वैल्यू पुट की। अब देखिए फ्रैक्शन की नीचे फिर फ्रैक्शन आ रही है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नीचे वाला टर्म है, तो इसको फिर हम जब चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी जो नीचे वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी और ये जो टर्म है ये डिवाइड होगी, ठीक है। इसको जब उल्टाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे L नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंपली आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, F इंटू एल नॉट आ जाएगा और A इंटू डेल्टा एल, तो ये फाइनल आपके पास यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से हमने निकालना है कि इसका यूनिट क्या बन रहा है। तो अगर आप इसी पेन पे गौर करें तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। इसके बाद एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ है दोबारा नीचे तो मीटर। तो ये जो मीटर और मीटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही है यंग मॉडुलस का यूनिट, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेस का ही यूनिट है, जो कि यंग मॉडुलस का यूनिट है, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेन का या स्ट्रेन का कोई यूनिट